Hello everyone, so I'm Ananya Sharma from Defense Niti Academy. In the last video हमने किया था valence bond theory in octahedral and tetrahedral complexes. As we all know कि हमारा जो coordination compounds का chapter है, it is very important. अगर हम नीट के perspective से देखें, even आपके NCERT की basis पे भी देखें, तो वहां पर आपको CBSE में बहुत questions देखने को मिलते हैं coordination compounds में. तो इसके जितने भी important topics थे, सभी थे basically. तो वो सब हमने cover किए हैं. ये last topic रहता है हमारा, which is limitations और हमारी crystal field splitting in octahedral and tetrahedral complexes. वो हम आज की वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है limitations of valence bond theory. valence bond theory की हमने limitations पढ़नी है. देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो valence bond theory है उसने हमें magnetic properties को explain नहीं किया. जो हमारी magnetic properties होती हैं, बेसिकली हम वहां पर अपना म्यू निकाल सकते हैं. म्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास √n+2. ठीक है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते थे, अपना म्यू. पर इसकी कोई भी बात हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं की गई. और दूसरी चीज हम देखते हैं, वहां पर हमारा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते थे कॉम्प्लेक्सेस, तो वो भी नहीं बताया गया कि क्यों कर रहे हैं, है ना. फिर सेकंड पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स को भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया. हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स बनते थे. एक होता था इनर कॉम्प्लेक्सेस और आउटर कॉम्प्लेक्सेस. वो हम कैसे देखते थे कि अगर अंदर वाला डी शेल यूज हो रहा है तो वो इनर शेल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे, और बाहर वाला यूज हो रहा है तो आउटर शेल कॉम्प्लेक्सेस बनाते थे. बट वहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी हमारी वीबीटी में. सो एक ये भी उसकी लिमिटेशन थी. फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर इंडिकेटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं. तो वो कलर क्यों शो हो रहा है, उसकी इंडिकेशन क्यों थी, उसकी भी वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी. तो बेसिकली ये सारी उसकी लिमिटेशंस में आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. ठीक है, उसके बाद वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस. अब देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें हमारे दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं. कैसे? एक तो बन सकता है स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा बन सकता है हमारा टेट्राहेड्रल. ठीक है, ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं. बट वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कौन से कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई. सो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ वीबीटी. अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. वो इसके बाद वाली थ्योरी है, उसमें जितने भी ये लिमिटेशंस थे वो सारे कवर होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज CFT. अब इसमें सबसे पहला पॉइंट उसने क्या बोला कि जो हमारे पास लिगेंड्स एंड मेटल्स हैं उसको कैसे कंसीडर करना है. इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, कि वो क्या है, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की तरह उसको कंसीडर किया गया. देन नेक्स्ट इज देयर इज ओनली आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आपके लिगेंड के बीच में. ठीक है, वहां पर वीबीटी में कोई भी अट्रैक्शन की बात नहीं हुई थी, बट यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम वो कैसी होती है, वो होती है आयोनिक. आयोनिक या फिर बोल सकते हो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस होंगे. अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट उसने क्या बोला कि देयर इज नो ट्रांसफर और प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर. जैसे हम उसमें पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर होता है, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करके क्या बनाती थी, बॉन्ड बनाते थे, विच इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते थे. बट CFT ने बोला कि देयर इज नो ट्रांसफर और प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि लिगेंड्स के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता टू वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल को कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही वहां पर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी. जैसे हम देखते थे ना, याद करो, जैसे ये मेटल है, ठीक है, एंड दिस इज हमारा लिगेंड. तो लिगेंड के पास क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये मेटल और लिगेंड आपस में इंटरमिक्सिंग करके अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते थे. तो वीबीटी में, CFT में हम ये पढ़ते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होता, टेक प्लेस नहीं करता. ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है कि लिगेंड्स में बी अनायनिक. जो लिगेंड्स हैं वो आपके क्या होंगे, एनायनिक. व्हाट इज एनायनिक? जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, विच कैरी नेगेटिव चार्ज. और इफ लिगेंड्स आर न्यूट्रल दे आर कंसीडर्ड एज डाइपोल. और अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है
सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि अनायनिक है, बट इन केस अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल होता है तो वो कैसे अपना कंसीडर करेंगे, उसको डायपोल के तरीके से कंसीडर करेंगे। डायपोल क्या होता है, विच कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा आपके लिगेंड पे, चाहे वो पार्शियल नेगेटिव हो या फिर पूरा का पूरा वो क्या हो, एनायनिक हो। ठीक है, दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो आपकी सीएमए है, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो आपको यहाँ से दो तीन चीजें देखने को मिली कि एक तो इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपका जो लिगेंड है वो एनायनिक है, विच इज नेगेटिवली चार्ज, और अगर वो न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल होने के बाद वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ डाइपोल बिहेव करेगा, विच मीन्स इट कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक, लास्ट पॉइंट इसमें क्या बोला कि जो लिगेंड्स हैं हमारे, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच भी करते हैं सिमेट्रिकल वे में, तो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, डीजेनरेटेड। व्हाट इज डीजेनरेटेड, कि सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। ठीक है, उनका एनर्जी लेवल क्या रहेगा यहाँ पर, बेसिकली सेम रहेगा। क्लियर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल फील्ड होती है वहां पर लिगेंड्स के थ्रू प्रोड्यूस। तो जो मेटल्स होते हैं वो अपनी डीजेनरेसी को लूज कर देते हैं और वहां पर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर आप देखो, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर स्प्लिटिंग होने की वजह से उस स्प्लिटिंग को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब पहले हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास कौन से 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स हैं। अब उनके नेम क्या है, हमारे पास होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके पास। ठीक है, आप ऐसे बनाते हो ना डी शेल को, देखो डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आपका लास्ट वाला होता है। अगर हम इनके देखें, ये देखो ये कैसे पड़े हैं हमारे पास, दिस इज योर एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये किसका डायग्राम है हमारा, डी एक्स वाई का। तो इसके ऑर्बिटल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इन अ सिमिलर मैनर डी वाई जेड और डी जेड एक्स के होते हैं। यहाँ पर बना देते हैं, ये हो गया हमारा y डैश, y, z एंड z डैश। तो ये किसका डायग्राम हुआ, डी वाई जेड का। देन हमारा बचा डी जेड एक्स। डी जेड एक्स कैसे होता है प्रेजेंट, सेम वे में। और अगर आप देखो, कोई भी हमारा यहाँ पर ऑर्बिटल एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, एक्स, एक्स डैश, जेड एंड जेड डैश। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स अगर आप देखो, ये एक्सिस को टच नहीं कर रहे। तो ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं, दीज 3 आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। दूसरी चीज एक और, इनका नाम होता है, दीज ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज T2G, T2G ऑर्बिटल। ठीक है, और T2G क्यों, यहाँ पर अगर आप देखो ये 3 है, तो ये बेसिकली इनका नाम होता है कि ये कैसे हैं, दीज आर ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपके ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एक्सियल वाई, क्योंकि ये एक्सिस को टच नहीं कर रहे, ये जो एक्सिस है इसको टच नहीं कर रहे। दूसरी चीज, इनका नाम क्या है, T2G, विच इज ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब आपके बचता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इनकी देखो, दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, एक्स डैश,
एक्स वाई एंड वाई डैश। ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज योर एक्स ऑर्बिटल इन अ सिमिलर मैनर, दिस इज योर वाई ऑर्बिटल। अगर आप देखो ये एक्सेस के ऊपर है, ठीक है, दीज आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। एंड अगर आप जेड स्क्वायर का बनाओ तो दिस विल बी योर जेड। ठीक है, ये ऐसे होता है आपका, लाइक ऐसे। ठीक, ये आपका डी जेड स्क्वायर का है, डी जेड स्क्वायर, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सारी आपने शेप्स देखी ऑर्बिटल्स की। अगर अब आप देखो ये T2G थे, इनका नाम होता है EG। व्हाट इज EG? EG इज evenly distributed, evenly degenerated ऑर्बिटल। दीज आर इवनली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। एक और चीज विच इज, अगर आपके ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, मैंने आपको बता दिया, इफ योर ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, तो वो कैसे ऑर्बिटल होते हैं? वो होते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, इनकी एनर्जी सेम नहीं है, तो ये अपना स्प्लिट कर जाते हैं इन T2G एंड EG। वो आप डायग्राम में देखोगे जब हम ऑक्टाहेड्रल का बनाएंगे। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो वहां पर हमने ये सारा डी ऑर्बिटल्स का स्टडी किया सबसे पहले, बेसिक। और ये आपको आना चाहिए, डायग्राम्स पता होने चाहिए कैसे होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दिस इज योर बेसिक. So the 5D orbitals are classified as 3D orbitals, that is dxy, dyz and dzx. ठीक है, oriented in between the coordinate axis, वो मैंने आपको बता दिया। और उसका नाम क्या रखा? T2G, which is triply degenerated orbitals. फिर जो बाकी दो बचे वो कौन से हमारे? dx square y square and dz square। ठीक है, which is oriented along the axis। अगर आपने देखा तो वो along the axis बन रहे हैं। ठीक है, और वो कौन से बन रहे थे हमारे ऊपर वाले? दिस इज ओरिएंटेड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन बिटवीन ऐसे, दिस इज लाइक दिस। और ये वाले अलोंग द एक्सिस कैसे थे? एक्सिस के अलोंग। ये मैंने आपको पीछे बना के दिखा दिए। सो ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स द 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट। अब जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा, देखो पहले वो किस स्टेट में? अपने डिजेनरेटेड स्टेट में है। ठीक है, तो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जब वो होंगे, जब उनके पास आके लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो स्प्लिटिंग शो कर देंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, पहले वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, ऊपर जाएंगे, और उनकी क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी। सो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। और स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की किस पे डिपेंड करती है? क्रिस्टल फील्ड पे डिपेंड करती है। क्लियर? अब जो एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन T2G और EG, लाइक अगर हमारा EG यहाँ पर है एंड T2G इधर है, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको किससे डिजाइन किया? विच इज डेल्टा और डेल्टा नॉट। उसको क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्योंकि बेसिकली T2G के ऑर्बिटल्स की और EG के ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है, अलग हो रहे हैं वो। ठीक है, डिजेनरेट, पहले वो डिजेनरेट स्टेट में थे, उनको जब लिगेंड्स ने अप्रोच किया उनकी एनर्जी बढ़ी ऑर्बिटल्स की, और एनर्जी बढ़ने के बाद वो अपना दूर दूर हो गए, सेपरेट आउट हो गए, स्प्लिट हो गए अलग अलग। आप डायग्राम के थ्रू देखोगे कि वो कैसे स्प्लिटिंग होती है उनकी। क्लियर? So this is basic of crystal field theory. Next we have what is spectrochemical series. Spectrochemical series क्या होती है? देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया? स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को यूज किया फॉर अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मेटल आयंस बट डिफरेंट लिगेंड्स, जिनके मेटल आयन सेम थे बट लिगेंड्स डिफरेंट यूज हुए। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ईच लिगेंड हैज बीन कैलकुलेटेड। और हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स के साथ उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बेसिकली एनालाइज किया गया, कैलकुलेट किया गया कि कितना डिफरेंस आ रहा है। सो एक सीरीज ऑफ अरेंजमेंट आई हमारे पास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिली। ठीक है, समझ आया? मतलब मेटल, सेम मेटल के साथ हमने लिगेंड्स को अप्रोच करवाया और उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कैलकुलेट किया, और उसके थ्रू हमें क्या मिला? इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और उसको क्या बोला गया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, सबसे पहले होता है आई नेगेटिव। इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो होती है बहुत कम। उसके बाद आता है BR
negative, then SCN negative, then Cl negative, S2 negative, F negative, OH negative. Clear? Then we have C2O4 2 negative, H2O, NCS negative, then EDTA, then we have NH3, EN, CN negative, and then CO. अब आप देखो जो ये सारे हैं ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं. और अगर आप ये वाले देखो, ये सारे आई नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, एससीएन नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, ये हमारे लो स्पिन लिगेंड्स में आते हैं, लो फील्ड लिगेंड्स में आते हैं. तो बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी एक सेट हो गई, किसके थ्रू, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू, जिससे कि हमें डाटा मिल गया, कैलकुलेटेड डाटा मिल गया, और हमें क्या मिल गई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और आपको ये पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. अगर आपको यही नहीं पता स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है और वीक फील्ड कौन सा है, तो आप कर ही नहीं पाओगे वहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, स्प्लिटिंग ही नहीं समझ आएगी. सो लिगेंड्स का पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से आपके वीक हैं. इसको लर्न करो, इसकी कोई ट्रिक से इसको याद कर दो अपने तरीके से. देखो यहाँ बेसिकली होता क्या है, ये हमारी एनर्जी है, ठीक है, और ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. अब हमारे कितने ऑर्बिटल्स हैं डी के, 5, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स. ये क्या हमारे डी ऑर्बिटल, और ये कौन सी स्टेट में है, ये है हमारे डी जनरेटेड स्टेट में. ठीक है, डी जनरेटेड मतलब जिसमें सेम एनर्जी लेवल है, सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल पे पड़े हैं ना हमारे. अब देखो क्या होगा, जब इनको लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, 5 की 5 की, 3 4 और 5. ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गई. ठीक है, और क्या हुआ, लिगेंड ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, लिगेंड स्टार्ट अप्रोचिंग. ठीक, अब इसके बाद ये स्प्लिट हो जाएंगे. अब ऑक्टाहेड्रल में ये कैसे स्प्लिट होते हैं, अगर आप देखो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी आपकी ये T2G और EG में. T2G वाले जाएंगे आपके नीचे, these are your T2G ऑर्बिटल्स, और EG वाले जाएंगे आपके ऊपर. इसके बाद आपको इसकी थ्योरी इजीली समझ आ जाएगी, पहले अगर आप डायग्राम देख लोगे. ठीक है, अब जो T2G से यहाँ का ये लेवल होता है, इसका डिफरेंस होता है 2/5 विच इज 0.4 एंड -2/5. ठीक है, और ऊपर जो ये डिफरेंस होता है ये होता है +3/5 विच इज +0.6. एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर EG पे अगर हम देखें एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना, एनर्जी ज्यादा है, तो वहां पर रिपल्शंस भी ज्यादा होंगी. रिपल्शन शुड बी मोर. जहां रिपल्शन ज्यादा होती है वहां पर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है. सो ये एक बेसिक डायग्राम है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का. क्लियर. अब हाई जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है वो हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे. उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हो क्या रहा है, डायग्राम से देखेंगे कि हो क्या रहा है वहां पर, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कौन से लेवल को. तो आपको स्प्लिटिंग समझ आ गई, नीचे वाले T2G में और ऊपर EG जाता है. क्लियर. डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया. अब आप देखो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती क्या है. सबसे पहले तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट. दिस इज डेल्टा नॉट, ऐसे डेल्टा नॉट होता है, उससे आपका डिनोट होता है एनर्जी सेपरेशन. वेयर सबस्क्रिप्ट O जो है वो किसके लिए है, मतलब वो नॉट किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है. So in octahedral complexes, the 6 ligands approach the central metal atom. Obviously जो हमारे 6 ligands है वो किसको approach करेंगे, central metal atom को approach करेंगे, along with the axis dx square y square and dz orbitals. तो वहां पर वो हमारे क्या हो गए, EG orbitals हो गए. मैंने आपको बताया जो dx square y square और dz square ऑर्बिटल होंगे वो आपके EG ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो रहा था ना ये 2 और 3 में.
ठीक, तो वो Eg ऑर्बिटल्स हैं। देन एनर्जी ऑफ Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल इज मोर। अगर आप देखो इसमें एनर्जी ऊपर जाते हैं इंक्रीज हो रही है, तो Eg की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल से। सो द एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल विल इंक्रीज बाय 3/5। वो कैसे इंक्रीज हो रही है, 3/5। मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया कि ऊपर 3/5 का डिफरेंस है, विच इज प्लस 0.6। ठीक है, सो एंड T2g विल डिक्रीज बाय 2/5 डेल्टा नॉट, विच इज -2/5 का हमने निकाला था -0.4। तो वो -0.4 से डिक्रीज हो रही है, वो नीचे को थे हमारे। क्लियर। सो इफ डेल्टा नॉट, अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा नॉट क्या है, बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो अगर डेल्टा नॉट हमारा पी से क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पर डेल्टा नॉट पी से कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखो। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली डी ऑर्बिटल्स हमारे स्प्लिट हो रहे हैं T2g और Eg में। ये हमारे क्या है, T2g, और ये क्या है हमारे Eg। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर आपका जो डेल्टा नॉट है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी से कम है डेल्टा नॉट। देखो यहाँ पर डेल्टा नॉट अगर ये कम होगा, दिस डेल्टा नॉट अगर हमारा कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऊपर जंप कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज करो वी हैव D4, तो ये कैसे हमारे फिल होंगे, 1 2 3, और फोर्थ ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेल्टा नॉट जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम है। तो अगर स्प्लिटिंग कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके ऊपर जा सकता है। एक केस तो ये बनता है हमारा। दूसरा केस क्या बनता है, जैसे ये 3 ऑर्बिटल T2g के और ये Eg के। ठीक है, और इस केस में क्या है, आपका डेल्टा नॉट की वैल्यू, मतलब आपका डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग आपकी मोर है एज कंपेयर टू। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, ऊपर तो नहीं जाएगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा ऊपर जाने की, वो नीचे ही रह जाएगा इजिली। सो यहाँ पर 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका वापस आपके DXY में आ जाएगा, DXY DYZ एंड DZX। तो वापस कहाँ आ जाएगा, DXY में। क्यों, क्योंकि वो इतनी ऊपर जंप करके जाए, उससे बेटर क्या है, वो अपने ही ऑर्बिटल्स में रह जाए। तो जहां पर हमारी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है वहां पर पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सो अगर हम ये देखें, ये हमारे क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। हमने जो VBT करा था उसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स थे, उसमें डी ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती थी, पेयर्ड हो जाते थे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में अगर आप देखो वहां पर पेयरिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो ये कैसे हैं, दिस इज आपके लो फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स हो गए आपके, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो अब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि कैसे होता है। तो अगर हमारा यहाँ पर डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो Eg ऑर्बिटल को अप्रोच कर देगा, क्योंकि वहां पर स्प्लिटिंग कम है तो वो जंप करके Eg लेवल पे चला जाएगा। देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2g3 एंड Eg1, क्योंकि 3 T2g में है और एक Eg में है, तो वो क्या हो गई आपकी, लाइक दिस, T2g3 और Eg1। ये ऐसे हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन। इफ ligands for which delta naught is less than P are known as weak field ligands। और वो कैसे ligands होंगे, weak field ligands होंगे, weak field में ही इलेक्ट्रॉन एक में ही नहीं जाता, पेयर नहीं होता। तो वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये चीज याद रखनी है कि जो आपके वीक फील्ड ligands हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands होंगे वो क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट यही है कि अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, it becomes more energetically favorable for the fourth electron to occupy a T2g orbital। तो वो energetically T2g orbital को ही ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी, T2g4 Eg0। ठीक है, एंड P हमारा क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो लिगेंड्स विल
प्रोड्यूस दिस इफेक्ट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो वहां पर कैसा हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के कैसे बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से ऑपोजिट है, अगर देखो स्ट्रॉन्ग वाले क्या बना रहे हैं, हमारे लो स्पिन बना रहे हैं, ठीक है। सो ये सारा आपका बेसिक था ऑक्टाहेड्रल का। आपने देख लिया कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड है तो आपके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पेयरिंग एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है या नहीं जाता, वो उस पे ही डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। So that's it. In this video we will discuss CF10 octahedral, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में we'll discuss CF10 tetrahedral complexes और कलर क्यों होता है कंपाउंड्स का, उस पर फोकस करेंगे एंड क्वेश्चंस we'll discuss. That's all for today's lecture. Thank you.